आर के नॉवेल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। अध्याय 2921 निषिद्ध भगवान का उपहार। लेडी कैरोलिना को अचानक एहसास हुआ म्यू निंगज़्यू द्वारा तत्व का विशेष उपयोग पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र नहीं था, बल्कि ईश्वर का उपहार था जो केवल निषिद्ध जादूगरों के पास था। इसके अलावा भगवान का उपहार इतना प्रभावशाली था कि उसने अपने आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के भीतर सभी बर्फ तत्वों को लूट लिया। उसके ईश्वर के उपहार के आवरण के नीचे कोई भी बर्फ का जादू नहीं कर सकता था, जिसमें आइस एलिमेंट फॉरबिडन मैजिक भी शामिल था। हालांकि लेडी कैरोलिना को यह अविश्वसनीय लगा। ऐसे अजेय भगवान का उपहार किसी ऐसे व्यक्ति के पास कैसे हो सकता है जो एक निषिद्ध जादूगर भी नहीं था। बर्फ सम्राट म्यू रोंग भी हैरान था। उन्होंने म्यू निंगज़्यू को सभी बर्फ तत्वों को नियंत्रित करते हुए देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि म्यू निंगज़्यू असली बर्फ का देवता है। हालांकि वह एक आइस एलिमेंट फॉरबिडन जादूगर था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी बुरी तरह से वंचित किया जाएगा कि वह सबसे कमजोर बुनियादी स्तर के जादूगर से भी कमजोर हो जाएगा। ये वास्तव में भगवान का उपहार है। यह असंभव है। म्यू रोंग ने डरावनी दृष्टि से म्यू निंगज़्यू के आसपास के तत्वों को देखा। हालांकि कुछ आधे निषिद्ध जादूगरों के पास पहले से ही निषिद्ध भगवान का उपहार हो सकता है, उन्हें आश्चर्य हुआ कि म्यू निंगक्सू के साथ ऐसा कैसे हुआ। भगवान की देन, ईश्वर का उपहार उसे तत्व के ईश्वर के उतना करीब बना सकता है जितना एक नश्वर व्यक्ति हो सकता है। वह अचानक क्रोधित और ईर्ष्यालु हो गया। म्यू निंगज़ू ने अपने सभी आइस एलिमेंट जादू से छुटकारा पा लिया था। म्यू रोंग केवल आइस एलिमेंट में उत्कृष्ट था और अन्य जादू में उसका स्तर यवेटे की तुलना में बहुत बेहतर नहीं था। लेडी कैरोलिना। म्यू रोंग की आवाज धीमी थी। लेडी कैरोलिना का चेहरा बदलता रहा और उसकी आंखों में एक जहरीली रोशनी चमकती रही। लेडी कैरोलिना एक निषिद्ध जादूगरनी थी। उसके ईश्वर का उपहार सभी निषिद्ध जादूगरों के बीच केवल मध्य स्तर का था, जो माइकल और कई अन्य महादूतों से बहुत दूर था। यदि उसके पास भी म्यू निंगक्सू की तरह निषिद्ध ईश्वर का उपहार होता, जब वह एक निषिद्ध जादूगरनी बन गई थी, तो वह पवित्र सिटी पैलेस में शामिल होने में सक्षम होती। क्या भगवान के उपहार को कलमबद्ध करना संभव है? लेडी कैरोलिना ने अचानक पूछा। यह संभव नहीं है, म्यू रोंग ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। हम तो इस दुनिया में ऐसे ईश्वरीय उपहार के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके जैसी निम्न स्तरीय साधना वाली महिला, अगर उसके पास ईश्वर का ऐसा उपहार है, तो वह किन जैसी आपदा होगी। कैरोलिना का चेहरा ठंडा और भावहीन था। लेकिन मैं अब किसी भी बर्फ के जादू का उपयोग नहीं कर सकता, म्यू रोंग ने कहा। यद्यपि म्यू रोंग अन्य तत्वों में सुपर लेवल के शिखर पर पहुंच गया था, उसके पास म्यू निंगज़्यू के लिए कोई प्रतिरोध नहीं था, जिसके पास एक शक्तिशाली मौलिक तूफान था। तो क्या होगा यदि उसने बर्फ के तत्वों को लूट लिया है? लेडी कैरोलिना म्यू निंगज़्यू की ओर चली। गंदे तत्वों की एक परत ने उसे ढक दिया था, जिससे उसका पतला और लंबा शरीर एक महिला शैतान की तरह लग रहा था जो रसातल से बाहर आई थी। हर बार जब वह करीब आती थी तो वह और भी अधिक भयानक हो जाती थी। लेडी कैरोलिना, आप एक स्वतंत्र चीनी जादूगर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती। वेई गुआंग अपनी आंखों में दृढ़ दृष्टि के साथ भयानक लेडी कैरोलिना की ओर चला गया। आइस व्हील फ्लाइंग बोट पर वेई गुआंग ने देखा था कि म्यू निंगज़ू का आइस एलिमेंट पर किस हद तक नियंत्रण था। हालांकि उन्होंने लिंक नहीं किया था यह निषिद्ध ईश्वर का उपहार है। उन्होंने केवल ये सोचा कि म्यू निंगज़्यू के पास एक विशेष प्रतिभा थी और आइस एलिमेंट्स में उनकी उपलब्धियां सभी से कहीं अधिक थीं। लेकिन जब वेई गुआंग ने म्यू निंगज़ू को अपने भगवान के उपहार के साथ दो बर्फ तत्व निषिद्ध जादूगरों को दबाते हुए देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक बड़ा पाप किया है। आइस एलिमेंट्स में म्यू निंगज़्यू की वर्तमान उपलब्धियों के साथ वह भविष्य में दुनिया के विशेषज्ञों के बीच एक चमकदार सितारा होगी। वह पहले से ही एक अर्ध बर्फ तत्व निषिद्ध जादूगरनी थी। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि उसने ईश्वर का वह उपहार प्राप्त किया जो अर्ध निषिद्ध जादूगर होने के बावजूद केवल रूढ़िवादी निषिद्ध जादूगरों के पास होता था। इसके अलावा यह अद्वितीय ईश्वर जैसा बर्फ तत्व ईश्वर का उपहार था। ऐसी प्रतिभा, ताकत और अविश्वसनीय ईश्वरीय उपहार के साथ वह भविष्य में लेडी कैरोलिना और म्यू रोंग को रौंद सकती है। वेई गुआंग को एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। उसने चीन से एक बर्फ देवता को इन बागों के मुंह में धकेल दिया जो उसे निगलना चाहते थे। म्यू निंगज़्यू सही था। यदि जन्मजात प्रतिभा को विकसित करना इतना ही आवश्यक था तो बलिदान लेडी कैरोलिना का होना चाहिए। वेई गुआंग अच्छी तरह से जानते थे कि लेडी कैरोलिना अपने भगवान के उपहार को देखने के बाद म्यू निंगक्सू को जीवित नहीं रहने देगी। लेडी कैरोलिना की नजरें उस समय केवल म्यू निंगज़्यू पर थीं। उसने वेई गुआंग की ओर देखा भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके सामने कूड़े का एक टुकड़ा हो।
उसने अपना हाथ उठाया और वेई गुआंग एक लहराती हुई कागज की मूर्ति की तरह अनियंत्रित रूप से तैरने लगी। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो मालिक के पैर की उंगलियों को चाटता है। यदि आप यह नहीं सीख सकते कि मालिक को कैसे खुश किया जाए, तो आप बूचड़खाने में पहुंच जाएंगे। लेडी कैरोलिना बहुत ठंडे दिल की थी। आखिरकार उसने वेई गुआंग की ओर देखा। बर्फ के आक्रमण के कारण वेई गुआंग की ताकत खत्म हो गई थी। वह बहुत अधिक स्वस्थ नहीं हुआ था। भले ही वह पूरी ताकत पर था, उसके जैसा बिल्कुल नया और हाल का निषिद्ध जादूगर लेडी कैरोलिना जैसी किसी से नहीं लड़ सकता था। लेडी कैरोलिना के नाखून लंबे थे। उसके नाखून हवा में धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रहे थे। आह! वेई गुआंग अचानक चिल्लाया। उसकी छाती से खून बह रहा था और उसकी गर्दन के नीचे से लेकर पेट तक पंजों के 5 निशान दिखाई दिए, जो उसे लगभग फाड़ ही रहे थे। वेई गुआंग के घाव से गंदी हवा निकली। उसके शरीर के अंदर से एक और शक्ति उसे प्रताड़ित कर रही थी। उसकी चीख तीखी और भयावह थी। लेडी कैरोलिना ने धीरे से अपना दूसरा हाथ घुमाया। उसी समय वेई गुआंग उल्टा लटक गया। यवेटे घटनास्थल पर कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। लेडी कैरोलिना बहुत भयानक थी। वह अपनी कुलीन शालीनता और शांत स्वभाव को पूरी तरह से खो चुकी थी। उस बलशाली, निर्दयी और क्रूर आभा ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। आप अति आत्मविश्वासी हैं। लेडी कैरोलिना वेई गुआंग को दोबारा देखे बिना आगे बढ़ गईं। उसका बहुत खून बह रहा था। उसने म्यू निंगजू के बर्फीले तूफान क्षेत्र में कदम रखा और उन तात्विक कल्पित बौनों को देखा जिन्होंने उसके आदेशों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। वो ईर्ष्या से लगभग पागल हो गई थी। अध्याय 2922 बर्फ तत्व। वो बर्फ तत्व जिस पर लेडी कैरोलिना को गर्व था। आइस एलिमेंट के पहले जागरण के बाद से लेडी कैरोलिना अपने आइस एलिमेंट साम्राज्य का प्रबंधन बड़ी मेहनत से कर रही थी। अब था वह एक निषिद्ध जादूगरनी और रानी बन गई थी। बर्फ वाले देश ने उसे धोखा दिया था। अब इसने एक अनाम महिला की बात मान ली जो कहीं से आई थी। क्या आपको लगता है कि आप सभी बर्फ तत्वों को लूटकर मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? आप सिर्फ एक जादूगर हैं जो बर्फ तत्व निषिद्ध जादू भी नहीं कर सकते। आपके पास दुनिया के सभी बर्फ तत्व हैं, लेकिन क्या? लेडी कैरोलिना मुस्कुराई। म्यू निंगजियू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तत्वों द्वारा निर्मित सफेद तूफान में खड़ी थी। मैं 2 तत्वों का एक निषिद्ध जादूगर हूं। आप क्या? दुनिया बड़ी है। तुम धूल का एक कण हो, लेकिन मैं एक ऊंचा पर्वत हूं। निषिद्ध ईश्वर के उपहार ने तुम्हें मेरी अवज्ञा करने का साहस दिया है, लेकिन ये तुम्हें मेरे खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं दे सकता है। लेडी कैरोलिना ने तीखी आवाज में कहा। उसने हमला कर दिया। उस पर छाए अराजकता की शक्ति अनगिनत तेज ब्लेडों में बदल गई थी जो स्थान और समय को पार कर सकती थी। ये ब्लेड म्यू निंगजियू की गर्दन, पेट, हाथ और घुटने के जोड़ों पर वार किए गए। वे इस कैस ब्लेड के प्रक्षेप पथ को बिल्कुल भी नहीं देख सके। उनके पास जगह काटने की भयानक क्षमता थी और कोई भी जादुई उपकरण या रक्षात्मक जादू उन्हें रोक नहीं सकता था। म्यू निंगजियू को लेडी कैरोलिना की भयानक ताकत के बारे में पता था और वेई गुआंग भी उससे लड़ नहीं सकती थी। हालांकि वेई गुआंग ने उसके लिए कुछ समय खरीदा। म्यू निंगजू के पास एक दिव्य वस्तु थी, लेकिन उसे बुलाने की जरूरत थी। यदि लेडी कैरोलिना का ध्यान पूरी तरह से म्यू निंगजियू पर केंद्रित होता तो वह उसे बुला नहीं पाती। लेडी कैरोलिना का अजीब कैस एलिमेंट जादू उसे वश में कर लेगा। म्यू निंगजियू सफेद कैस तूफान में खड़ा था। साफ बर्फ की धूल की एक धारा एक सुन दर बर्फ के ड्रैगन की तरह कुंडलित हो गई और म्यू निंगक्सू के चारों ओर उड़ गई। वह उड़कर उसकी बाहों में पहुंच गया और एक सुंदर लंबे धनुष में बदल गया। लंबा धनुष बर्फ की धूल से बना था। यह एक आदर्श तारे वाले हीरे की तरह बिल्कुल साफ था। म्यू निंगजू ने आइस क्रिस्टल बो लिया। उसकी तर्जनी और अंगूठे ने हवा को चिकोटी काट ली। श्वेत तत्वों का अंतहीन तूफान तुरंत इकट्ठा और सिकुड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई 1000 साल पुराना बर्फीला सफेद सांप बेतहाशा नाच रहा हो। शक्ति ने अंतरिक्ष में हलचल मचा दी और हवा में छिपे अराजक ब्लेड तितर बितर हो गए। सफेद एलिमेंटल तूफान नहीं रुका। वे तुरंत म्यू निंगजियू की उंगलियों के चारों ओर इकट्ठा हो गए और पवित्र बर्फ के तत्वों से बने तीर में बदल गए। इस तीर ने सैकड़ों किलोमीटर के भीतर सभी बर्फ तत्व कल्पित बौनों को इकट्ठा कर लिया था। ये पतला और लंबा दिखता था, लेकिन इसमें जो शक्ति थी वह उन 10,000 साल पुराने ग्लेशियरों जितनी मजबूत थी। म्यू निंगजियू अच्छी तरह से जानती थी कि दुश्मन कितना मजबूत है, इसलिए उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। तीर पूरा बना हुआ था। म्यू निंगजियू को बस धनुष की प्रत्यंचा खींचनी थी। उसके द्वारा पहले बुलाए गए आइस क्रिस्टल बो की तुलना में ये पूरा आइस क्रिस्टल बो भारी था। धनुष की प्रत्यंचा कड़ी थी और अधिक नियंत्रण की आवश्यकता थी।
सौभाग्य से म्यू निंगजू ने स्टार सन्स को उल्टना सीख लिया था और इस बदलाव ने उसकी मानसिक स्थिति में काफी सुधार किया। म्यू निंगजू ने अपने पतले होंठ भींच लिए और उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं। वह दृढ़ थी। उसने अपनी बाहें फैला दी और अपनी सांसें रोक लीं। वह थोड़ा धनुष की प्रत्यंचा खींची, लेकिन वह शक्तिशाली लेडी कैरोलिना की ओर तीर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। म्यू निंगज्यू को अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसी समय उसे चक्कर आने लगा, जैसे किसी शक्तिशाली शक्ति ने उस पर प्रहार किया हो। वह जानती थी कि यह प्रतिक्रिया उसके कमजोर शरीर द्वारा जबरन पूरा आइस क्रिस्टल बो खींचने के कारण हुई थी। ये पहली बार था जब उसने पूर्ण आइस क्रिस्टल बो का उपयोग किया था, लेकिन उसे यह करना पड़ा। झपट्टा मारना। धनुष की प्रत्यंचा हल्के से हिली, लेकिन इससे एक तीव्र उछाल और कंपन हुआ, जो म्यू निंगज्यू के सामने कुछ दूरी तक फैल गया। झपट्टा मारना। दूसरे ड्रॉ के कारण फिर से उछाल और कंपन हुआ, लेकिन शक्ति पिछली की तुलना में 10 गुना अधिक थी। यह इतना तेज था कि हजारों साल पुरानी बर्फ की गुफा में अनगिनत दरारें आ गईं। झपट्टा मारना। म्यू निंगजू ने तीसरी बार बॉल स्ट्रिंग पूरी तरह से खींची। परिणामी उछाल और कंपन बढ़ गया और बर्फ की गुफा टूट गई। 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे बर्फीले ग्लेशियर ऐसे ढह गए जैसे हजारों जानवरों ने उसे रौंद दिया हो। ये डरावना था। झपट्टा मारना। म्यू निंगजू ने चौथी बार बॉल स्ट्रिंग को अंत तक खींचा। जो उछाल और कंपन उत्पन्न हुआ, उसने पूरे हिमनद महाद्वीप को प्रभावित किया। अंतहीन हिमाच्छादित पहाड़ धूल में बदल गए। सैकड़ों मीटर मोटी बर्फ फटकर खुल गई। ऐसा लग रहा था मानो साफ और ठंडा आसमान ही ढह गया हो। ऐसा लग रहा था कि एक्सट्रीम साउथ कैसल के बाहर की दुनिया एक ब्लैक होल में गिर गई है और नष्ट हो गई है। लेडी कैरोलिना ने जो देखा उससे वह हैरान रह गई। वह भयभीत थी। एक व्यक्ति जो निषिद्ध जादूगर नहीं बना था, वह इस प्रकार की शक्ति को नियंत्रित करने में कैसे सक्षम हो सकता है जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। उसके हाथ में जो जादुई धनुष था, वह किस प्रकार का दुष्ट हथियार था। लेडी कैरोलिना के आसपास का अराजकता तत्व आभा इस भयानक शक्ति से हिल गया था। डराने वाली बात यह थी कि म्यू निंगज्यू ने अभी तक तीर नहीं चलाया था, और फिर भी आइस क्रिस्टल बो की आभा के कारण ये सब हुआ। लेडी कैरोलिना जानती थी कि जो तीर उस पर लगा था वह कोई साधारण तीर नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया के किनारे पर पतन के कगार पर खड़ी है। अंतहीन अंधेरी मौत की आभा ने उसे घेर लिया। इस एहसास से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये किस प्रकार की शक्ति है? उसने आश्चर्य किया। यह उसके जैसे डबल एलिमेंट्स फॉरबिडन मैच को, जो दुनिया के शीर्ष पर खड़ा था, इतनी डरावनी अनुभूति क्यों करा सकता है? चर्चा। म्यू निंगज्यू ने प्रत्यंचा छोड़ दी और तीर चला दिया। हिमनद और पृथ्वी कांपने लगे। लेडी कैरोलिना ने ध्वस्त दुनिया को तेज गति से उस पर हमला करते देखा। वह बेतहाशा भागने लगी, लेकिन क्षितिज उसके भागने की तुलना में तेजी से गिर गया। उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। प्रलय का दिन उसका पीछा कर रहा था, और उसका सारा आतंक उस तीर से, म्यू निंगज्यू के हाथ में उस आइस क्रिस्टल धनुष से आया था। लेडी कैरोलिना गिर गईं। वह शक्तिहीन थी, इसलिए गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं। म्यू रोन भी इस तीर से हुए भयानक विनाश से नहीं बच पाया। वह बर्फ तत्व निषिद्ध जादूगर की शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सका और बर्फ के कारण रसातल की दरारों में दब गया। ये चट्टानें जो पहाड़ों और बर्फ की गुफाओं से लुढ़कती हैं। लेडी कैरोलिना वास्तव में एक अराजकता तत्व निषिद्ध जादूगरनी थी। ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही अपने चारों ओर एक अराजकता तत्व बल क्षेत्र स्थापित कर लिया था। इस कैस तत्व बल क्षेत्र द्वारा बदला गया क्रम अब गुरुत्वाकर्षण दिशा या स्थान नहीं था, बल्कि समय था। समय का उल्टा। जिस स्थान पर लेडी कैरोलिना थी, वहां टूटे हुए ग्लेशियर, फटी हुई धरती और उसका जख्मी शरीर, सब कुछ किसी फिल्म के दृश्य की तरह उल्टा हुआ लग रहा था। ग्लेशियर पुनः एक पूर्ण खंड में एकीकृत हो गया। धरती की दरारें अपने आप ठीक हो गईं। लेडी कैरोलिना के शरीर पर लगे घाव बिना किसी निशान के जल्दी ठीक हो गए। अध्याय 2923। लेडी कैरोलिना गंभीर थी क्योंकि टाइम रिवर्सल ने उसके शरीर को पहले जैसा बहाल नहीं किया था। उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब थी। वह दुखी महसूस कर रही थी। वह उन उबलते ग्लेशियरों पर खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय गहरी घाटी में गिर सकती है। उसने म्यू निंगज्यू को घूर कर देखा। वह देख सकती थी कि म्यू निंगज्यू की गोरी त्वचा पर कुछ घाव थे। उसकी गोरी बांह से कुछ खून बह निकला। हाँ, आपको उस बिजली का उपयोग करने की दर्दनाक कीमत चुकानी होगी जो आपकी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? मैं समय का आदेश देता हूँ। आखिरकार जादुई हथियार तुम्हें हड्डियों में बदल देगा, जबकि मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। लेडी कैरोलिना की आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी,
लेकिन फिर भी वह थोड़ी सी भी विनम्रता नहीं दिखाना चाहती थी। म्यू निंगाजू ने फिर से आइस क्रिस्टल धनुष खींचा, लेकिन इस बार ये लेडी कैरोलिना की ओर नहीं बल्कि गहरे नीले आकाश की ओर था। उसने अपने शरीर को अत्यधिक मोड़ लिया और धनुष को पूरी तरह पीछे की ओर खींच लिया। उसने डोरी को छोड़ दिया और खाली धनुष प्रत्यंचा शक्तिशाली पलटाव से भर गई। इसने इस हिमंदी भूमि पर एक राजसी वायु डोरी उत्पन्न की। ये वायु तार भूमि पर ऐसे फैल गया मानो सारा आकाश धनुष हो और पृथ्वी प्रत्यंचा हो। दृश्य चौंकाने वाला था। लेडी कैरोलिना ने फिर भी अहंकारी दिखने की कोशिश की। जब उसे एहसास हुआ कि स्वर्ग धनुष और पृथ्वी की डोरी की शक्ति हिमंदों की दुनिया को ध्वस्त कर देगी, तो उसने अपने दांत पीस लिए और समय का क्रम फिर से बदल दिया। लेडी कैरोलिना की क्षमता समय को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकी। समय क्रम की शक्ति ने उसे किसी भी समय परिवर्तन होने से पहले केवल एक सीमित क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति दी। वह केवल एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी जगह पर ताला लगा सकती थी। यदि सीमित क्षेत्र के अंदर की वस्तुओं को अल्प अवधि में गंभीर क्षति होती है, तो वह तुरंत समय आदेश को सक्रिय कर सकती है। उस क्षेत्र के भीतर सब कुछ उसी स्थिति में वापस आ जाएगा जो उसके द्वारा क्षेत्र को बंद करने से पहले था। लेडी कैरोलिना को उम्मीद नहीं थी कि म्यू निंगज़्यू इतनी जल्दी कोई और कार्रवाई करेगी। उसे दूसरे क्षेत्र को लॉक करने का मौका भी नहीं मिला। उसके शरीर की हड्डियों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी मजबूत लोहे की रॉड से सैकड़ों बार पीटा गया हो। जब राजसी पृथ्वी का तार फूटा तो लेडी कैरोलिना इसे रोकने के लिए केवल अपने जादुई उपकरण का उपयोग कर सकती थी। कैस वर्लपूल विनाशकारी शक्ति को संतुलित करने के लिए ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन म्यू निंगज़्यू की शक्ति वास्तविक थी। इसलिए कैस वर्लपूल ने इस शक्ति को प्रभावित नहीं किया। लेडी कैरोलिना के पास सुरक्षा की 3 परतें थीं: जादू उपकरण, संरक्षकता और जीवन आशीर्वाद। हालांकि उसकी हड्डियां अभी भी टूट रही थीं। यदि वह बर्फ तत्व जादू का उपयोग कर सकती है तो वह एक बर्फ महल स्थापित कर सकती है, क्योंकि वह एक निषिद्ध जादूगरनी थी। हालांकि ऐसे हथियार से प्रतिस्पर्धा करते समय उसे आइस एलिमेंट भी नहीं मिल सका। लेडी कैरोलिना का शरीर पतला था। उसकी सारी हड्डियां टूट जाने के बाद उसका शरीर कागज के टुकड़े की तरह बर्फ की दरारों में गिर गया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, लेकिन उसका शरीर अब प्रतिकार नहीं कर सकता था। म्यू निंगज़्यू दरार की बर्फ की सीढ़ी से नीचे चला गया। दुनिया में उसकी पहचान और स्थिति की परवाह किए बिना उसने उस व्यक्ति को जीवित रहने देने की योजना नहीं बनाई थी जो उसे मारना चाहता था। हालांकि जब म्यू निंगज़्यू उसके पास आई तो लेडी कैरोलिना ने अजीब ऊंची आवाज में हंसी निकाली। आप निश्चित रूप से साहसी हैं। मैं तुम्हारी आंखों में हत्या का इरादा देख सकता हूं और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम मुझे मारने में संकोच नहीं करोगे। हालांकि आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे गंभीर चोटें लग सकती हैं। मैं दुष्ट जादुई धनुष से दब सकता हूं, लेकिन मैं यहां नहीं मरूंगा। आपके पास जो अंतिम क्षण है उनका आनंद लें। जल्द ही गठबंधन के लोग पहुंचेंगे। उस समय तक आपका भी यही हश्र होगा। लेडी कैरोलिना कुचली हुई बर्फ पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ पागलपन था। उसके पागलपन का कारण यह नहीं था कि वह खतरे में थी। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति थी और म्यू निंगज़्यू को हमेशा महत्वहीन मानती थी। हालांकि वह हार गई थी। एक डबल एलिमेंट्स फॉरबिडन मैच के रूप में वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ी थी और 5 महाद्वीपों के जादू की नियति को नियंत्रित किया। हालांकि वह म्यू निंगज़्यू जैसे छोटे जादूगर से हार गई। लेडी कैरोलिना को यह स्वीकार करना पड़ा कि म्यू निंगज़्यू का आइस क्रिस्टल वो सबसे मजबूत हथियार था जो उसने अपने जीवन में कभी देखा था। यह एक आधे निषिद्ध जादूगर को एक निषिद्ध जादूगर को हराने में भी मदद कर सकता है। लेडी कैरोलिना भी थोड़ी निराश थी क्योंकि वह आइस एलिमेंट मैजिक का उपयोग नहीं कर सकी। उसने मुख्य रूप से बर्फ तत्व और अराजकता तत्व की खेती की। यदि म्यू निंगज़्यू के ईश्वर के उपहार ने उसके आइस एलिमेंट जादू को नहीं दबाया होता तो वह अभी भी म्यू निंगज़्यू को हरा सकती थी, भले ही उसके पास आइस क्रिस्टल धनुष हो। वह अद्भुत थी। भर्ती के बिना गठबंधन को पता नहीं चलता कि चीन के पास ऐसा आइस एलिमेंट मैच है। उसके पास बर्फ और हिमपात की अद्वितीय प्रतिभा थी और उसके पास एक जादुई धनुष था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। इस उम्र में वह पहले से ही आधी बर्फ तत्व निषिद्ध जादूगरनी थी। यदि वह कुछ वर्षों में एक निषिद्ध जादूगरनी बन जाती तो गठबंधन में केवल कुछ ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे। म्यू निंगज़्यू लेडी कैरोलिना के पास चली गई। उसने बर्फ के भाले को नियंत्रित किया और लेडी कैरोलिना की गर्दन पर वार कर दिया। लेडी कैरोलिना के शरीर पर एक पारदर्शी खोल दिखाई दिया। इस शंख में थोड़ी सी भी चमक नहीं थी, लेकिन यह असाधारण रूप से मजबूत था। जब शक्तिशाली बर्फ का भाला गोले से टकराया तो वह टूट गया।
म्यू निंगजू ने अपना धनुष निकाला और लेडी कैरोलिना के माथे पर बहुत करीब से तीर मारा। वायु तरंगे बढ़ गईं। एक विशाल लहर जमीन पर प्रकट हुई और ग्लेशियर को एक खेत की तरह गिरा दिया। म्यू निंगज्यू और लेडी कैरोलिना एक खाली क्षेत्र में थे। यहां तक कि सैकड़ों वर्षों से जमे हुए गहरे ग्लेशियर भी उखड़ गए हैं। चारों ओर केवल प्राचीन बर्फ की चट्टानें थीं। यह उजाड़ लग रहा था। लेडी कैरोलिना के शरीर पर जीवन का रंगीन आवरण बना रहा। इसमें कोई दरार नहीं थी और यह बरकरार था। म्यू निंगज्यू का तीर करीब से विनाशकारी था। ये पिछले 2 तीरों से बहुत अलग नहीं था, लेकिन फिर भी ये लेडी कैरोलिना को नहीं मार सका। लेडी कैरोलिना दयनीय स्थिति में थी। उसके शानदार हरे कपड़े पहले ही लाल हो चुके थे और उसके बाल एक बूढ़ी औरत की तरह बिखरे हुए थे। हालांकि उसने फिर भी अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अहंकार का इस्तेमाल किया। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये पवित्र ड्रैगन का खोल है और इसका उपयोग उसके वंशजों की रक्षा के लिए किया जाता है। इस संसार की कोई भी शक्ति इसे खंडित नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं मार सकते और तुम जल्द ही मरने वाले हो। क्या आप जानते हैं कि गठबंधन के एक बुजुर्ग पर हमला करने के बाद आप पर क्या आरोप लगेंगे? क्या आप पवित्र शहर के दूत की हत्या के परिणाम जानते हैं? जिस क्षण आपको भर्ती मिली, आपकी मृत्यु निश्चित थी। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, यह मौत की कतार में खड़े किसी व्यक्ति का एक निरर्थक प्रयास ही होगा। लेडी कैरोलिना हंसी। अध्याय 2924। लेडी कैरोलिना एक अभिशाप थी। म्यू निंगज्यू का उसे छोड़ने का इरादा नहीं था। हालांकि म्यू निंगज्यू को अभी तक लेडी कैरोलिना के जीवन के खोल को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला था। म्यू निंगजू ने घूमकर एक्सट्रीम साउथ कैसल की ओर देखा। कई आग उन पर तेज गति से हमला कर रही थीं। बाणों से निकली शक्ति इतनी अधिक थी कि कोई दर्जनों किलोमीटर दूर से भी इसकी शक्तिशाली शक्ति को महसूस कर सकता था। भले ही गठबंधन एक बंद दरवाजे की बैठक के बीच में था, वे स्थिति की जांच करने के लिए किसी को भेजेंगे। म्यू निंगजू ने देखा कि उन लोगों ने होली जजमेंट कोर्ट बैटल सूट पहने हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे पवित्र शहर से आए थे। अगर म्यू निंगज्यू आसपास रहती तो वह और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। उसने लेडी कैरोलिना की ओर देखा। लेडी कैरोलिना आत्मसंतुष्ट लग रही थी। दर्द के कारण उसकी मुस्कुराहट भयानक थी। उसकी मुस्कान टेढ़ी मेढ़ी और बीमार लग रही थी। लेडी कैरोलिना को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह खत्म होंगी। पवित्र ड्रैगन से आया जीवन का कवच अनमोल था। उसके पास इसका उपयोग करने का केवल एक मौका था। इसके बावजूद परिणाम अभी भी वही होगा। गठबंधन म्यू निंगजू को नीचे ले जाएगा। पवित्र शहर न्याय लाएगा। लेडी कैरोलिना स्वाभाविक रूप से उस न्याय के नतीजे का फैसला करने वाली होंगी। म्यू निंगज्यू ने लेडी कैरोलिना पर और अधिक समय बर्बाद नहीं किया। वह भूमि और भूरे और हरे हिम्मत संसार की ओर चल पड़ी। पृथ्वी श्वेत रंग से ढकी हुई थी। म्यू निंगज्यू का छाया चित्र धीरे धीरे फीका पड़ गया। पवित्र शहर के विशेषज्ञों में से एक ने उससे मिलने की कोशिश की। विशेषज्ञ ने लेडी कैरोलिना की मदद के लिए पुकार सुनी होगी और मान लिया होगा कि म्यू निंगज्यू ही अपराधी थी। म्यू निंगज्यू उतना तेज नहीं था। उसने आइस क्रिस्टल धनुष चलाया और कुछ तीरों से विशेषज्ञ को पवित्र शहर से वापस जाने पर मजबूर कर दिया और फिर तेजी से 1 लाख साल पुराने ग्लेशियर शिरा के अंदर छिप गई। एक भयंकर तूफान आया और गिरती हुई बर्फ ने उसकी त्वचा पर रेजर ब्लेड की तरह हमला किया। म्यू निंगज्यू ने एक ऐसी उग्र दुनिया में कदम रखा जो सीधे तौर पर किसी चीज से मिलती जुलती थी। बर्बरियोग। वह स्थान बर्फ से ढके पहाड़ों से ढका हुआ था। फीकी पड़ती धूप ऐसी लग रही थी मानो वह इस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पा रही हो। म्यू निंगज्यू को एक बर्फ की चट्टान मिली और उसने वहां आराम किया। भीषण ठंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन फिर भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। चाहे कुछ भी हो, वह गर्म इलाकों में नहीं जाएगी। उसने संकल्प लिया कि वह अपना भाग्य 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस के हाथों में नहीं छोड़ेगी। भले ही उसने सच कहा हो और उसके गवाह के रूप में वेई गुआंग हो, फिर भी वह खुद को पवित्र शहर और गठबंधन को उनके निपटान के लिए नहीं सौंप देगी। वह बस भाग सकती थी। गठबंधन के भीतर कई विशेषज्ञ थे। अगर वह कहीं गर्म जगह जाती तो वे निश्चित रूप से उसे जंजीरों में बांधकर वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढ लेते। तब तक उसके साथ क्या होगा इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। उसने अपने लाभ के लिए कठोर वातावरण का उपयोग करके खुद को सुरक्षित रखने के लिए चरम दक्षिण भूमि में गहराई तक जाने का फैसला किया। यदि गठबंधन के विशेषज्ञ बर्फ के महल से बहुत दूर होते तो वे पर्यावरण से प्रभावित होते। इसलिए म्यू निंगज्यू एक्सट्रीम साउथ फॉरबिडन लैंड की गहराई में सुरक्षित था। वह बर्फ पर लेट गई और झपकी लेने लगी। म्यू निंगज्यू को स्वस्थ होना पड़ा। हालांकि आइस क्रिस्टल बो का उपयोग करने के बाद वह अब बेहोश नहीं हुई, लेकिन इससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक गई।
सौभाग्य से उसे रास्ते में किसी भी शक्तिशाली चरम दक्षिण राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अपना चेहरा बर्फ से साफ किया। म्यू निंगज़्यू बर्फ की चट्टान पर खड़ा था और प्राचीन, बर्फीले, ठंडे और निर्जन ग्लेशियर को घूर रहा था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोच सकती थी जिसे तियानशान पर्वत पर मजबूर किया गया था। व्यक्ति को बर्फीले पर्वत शिराओं में अकेले रहना पड़ता था। म्यू निंगज़्यू बिल्कुल उसके जैसी थी। उसे इस जगह से भगा दिया गया था। इस दुनिया में क्या गलत था? इसने सभी को और हर चीज को खारिज कर दिया। जब म्यू निंगज़्यू ने देखा कि कैसे पवित्र शहर के बीच में किन यू एर को काट पर बांध दिया गया था, तो उसे उसके लिए गुस्सा आया और उसने सोचा कि किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करना अनुचित है। उस पल में म्यू निंगज़्यू को अंततः एहसास हुआ कि अगर इस दुनिया में तानाशाही और सत्ता का दुरुपयोग मौजूद है तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। वे या तो हार मान सकते थे और उनके साथ शामिल हो सकते थे, या वे वापस लड़ सकते थे। यदि वे वापस लड़े तो उन्हें विधर्मी माना जाएगा और पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। मैं बस कुछ समय के लिए यहाँ अपनी साधना का अभ्यास करूंगा। म्यू निंगज़्यू की आंखें पूरी तरह से काली नहीं हुई थीं। वह इन सब बातों से वाकिफ थी। अन्यथा वो दूसरों की अधिक परवाह किए बिना मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं होती। मजबूत और शक्तिशाली बनना ही पवित्र शहर में तानाशाहों से खुद को मुक्त कराने का एकमात्र तरीका था। यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत होती तो शायद वह सत्ता तक पहुंच सकती थी। निस्संदेह ये सब तभी संभव था जब वह जीवित रह पाती। इस बीच लेडी कैरोलिना एक्सट्रीम साउथ कैसल के अंदर चमड़े की कठपुतली की तरह ठंडे पत्थर के बिस्तर पर निश्चल लेटी हुई थी। आपको ठीक होने में कुछ समय लगेगा। लेडी कैरोलिना, क्या म्यू निंगज़्यू सचमुच इतनी शक्तिशाली है कि वह आपको इतनी गंभीर रूप से घायल कर सकती है? माइकल उसके बिस्तर के पास खड़ा था और भ्रमित दिख रहा था। शव एक दुष्ट धनुष धारण करता है। कितना दयनीय। वर्षों से 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस के शासन के तहत हमने कभी भी विधर्म, ब्लैक वेटिकन, निषिद्ध मंत्र और बुरी चीजों को स्वीकार नहीं किया है। हमें कम ही पता था कि म्यू निंगज़्यू लंबे समय तक बुराई में लिप्त रहा था और ऐसी स्थिति से गुजर चुका था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। दुष्ट धनुष की उत्पत्ति के संबंध में बेझिझक म्यू रोन से इसके बारे में पूछें। लेडी कैरोलिना ने अपने दांत पीस लिए। मैं इसके बारे में पहले ही पूछ चुका हूं। आइस क्रिस्टल बो को भरण पोषण के लिए विशेष आइस एलिमेंट जन्मजात प्रतिभा वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। किसी अकेले व्यक्ति के लिए आइस क्रिस्टल बो की आवश्यकता को पूरा करना कठिन है। इसके लिए कई आइस बो मानव बलि की आवश्यकता होती है। यदि किसी को सभी बर्फ के क्रिस्टल के टुकड़े एकत्र करने हैं तो उसे धारकों की खेती को लूटना होगा। जाहिर है, मैजिक एसोसिएशन इस तरह के जादू को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। कोई भी मंत्र जो जीवन, आत्मा या साधना को बलिदान के रूप में उपयोग करता है, वास्तव में बुरा है। पवित्र शहर और मैजिक एसोसिएशन इस दुनिया में इस तरह के बुरे जादू के अस्तित्व की अनुमति नहीं देगा, महादूत माइकल ने बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहा। यह अच्छा है कि आप समझ गए। पवित्र शहर के लिए ऐसे खतरनाक व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए मैंने बहुत कष्ट सहा है। महादूत, मुझे आशा है कि आप उसे यथाशीघ्र पकड़ लेंगे, लेडी कैरोलिना ने गंभीरता से कहा। बुजुर्गों ने मुझे बताया कि वह रेकलेस आइसलैंड में भाग गई थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है एक्सट्रीम साउथ सम्राट को हराना। कम से कम हमें इसे इसके परिवर्तन से रोकना ही होगा। जिस स्थान पर म्यू निंगज़्यू ने खुद को छुपाया वह एक निषिद्ध भूमि है जहां एक निषिद्ध जादूगर भी जीवित नहीं रह सकता है। हमें उस पर इतना समय खर्च करने की जरूरत नहीं है, माइकल ने कहा। लेकिन उसकी जन्मजात प्रतिभा के बिना हम हिमस्खलन नदी को कैसे पार करेंगे? लेडी कैरोलिना से पूछा। लेडी कैरोलिना, हमने भर्ती आदेश भेज दिया और आपके लिए वह व्यक्ति ले आए। यह आप ही हैं जिसने चीजें गड़बड़ कर दी, माइकल ने कठोरता से कहा। मैं समझता हूं। लेडी कैरोलिना ने अधिक बोलने की हिम्मत नहीं की। अपनी आत्मा का आधा हिस्सा कीमत के रूप में चुकाओ। किसी विकल्प के बिना आपको अपने परिणाम स्वयं भुगतने होंगे। हमें हिमस्खलन नदी को पार करना होगा। चिंता मत करो, लेडी कैरोलिना ने कहा। मैं एक्सट्रीम साउथ सम्राट को हटाने की योजना के आदेश को पूरा करने में मदद करूंगी। अच्छे से आराम करो। बर्फीला तूफान खत्म होने के 3 दिन बाद हम प्रस्थान करेंगे, माइकल ने कहा। माइकल को जाते देख लेडी कैरोलिना का चेहरा उदास हो गया। चाहे कुछ भी हो, वह म्यू निंगज़्यू को नहीं छोड़ेगी। अध्याय 2925 चारों ऋतुएं क्रम में नहीं दिखी। केवल कैलेंडर पर हमेशा बदलती तारीख समय बीतने का संकेत देती थी। डिंग सिटी के अंदर और बाहर कुछ हरियाली थी। इसका श्रेय डिंग सिटी में मैजिक एसोसिएशन के प्लांट एलिमेंट मैजिक छात्रों को जाता है। बर्फीला, ठंडा, पथरीला शहर जीवंत हो गया।
भले ही यह मैजिक सिटी जितना समृद्ध नहीं था, लेकिन धीरे धीरे नागरिकों को इसकी आदत हो गई। उन्हें निराशा के बीच में खुशी मिली। वे अंकुर की तरह थे। भले ही उन्हें किसी भी समय हवा उड़ा ले जाए, फिर भी उन्होंने जीवित रहने का प्रयास किया। मौसम धीरे धीरे गर्म हो गया। अंकुर तेजी से बढ़े। पेड़ों पर पत्तियां विरल थीं। नागरिकों ने उन पर विशेष ध्यान दिया, जैसे कि उन्हें उम्मीद थी कि वे एक विशाल पेड़ के रूप में विकसित होने के बाद ही शांति का आनंद ले सकते हैं। डिंग सिटी का मुख्य शहर और मैदान विस्तार के मध्य में थे। मूल रूप से अधिकांश नागरिकों को एक साधारण शेड के अंदर रहना पड़ता था। शहर के विस्तार के बाद उन्हें गर्म और आरामदायक घर दिए गए। उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ था। डिंग सिटी के विकास की कुंजी ये थी कि इसमें पत्थरों की कभी कमी नहीं थी। शहर में पर्याप्त वास्तुकार और श्रमिक कर्मचारी थे। थोड़े ही समय में शहर समृद्ध हो जाएगा। डिंग सिटी काफी समय से विकास में था। शहर का तीव्र गति से विकास हुआ। चूंकि मैजिक सिटी से कई नागरिक डिंग सिटी में चले गए, इसलिए हर महीने नई जगहें दिखने के साथ शहर तेजी से बदल गया। तो ऐसा लगता है कि हम उतने भयानक नहीं हैं जितना हमने सोचा था। ठीक है। जब से दुनिया के विशेषज्ञ सुदूर दक्षिण से लौटे हैं, मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। मुझे लगता है कि हम जल्द ही पुराने दिनों में वापस जा सकते हैं, झो डोंगहाओ ने कहा। उसने डिंग शहर के कई जादूगरों के साथ बातचीत करते हुए सिगरेट पी। उनके पहने हुए कपड़ों की परतों को देखकर कोई भी देख सकता था कि मौसम वास्तव में गर्म हो गया था। गश्ती वर्दी में एक जादूगर ने कहा, मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे मैजिक सिटी की समृद्धि और आराम की याद आती है। बिल्कुल, मैजिक सिटी असंख्य व्यंजनों के साथ भोजन का स्वर्ग है। जब आधी रात को मुझे भूख लगती है तो मुझे इस शहर में एक स्टीमबोट रेस्तरां भी नहीं मिल पाता है। मैंने सुना है कि मैजिक सिटी की किले योजना प्रभावी है। उन्होंने जिंगडैन जैसे क्षेत्र को साफ कर दिया है। उन्हें अब भूमिगत किले में छिपने की जरूरत नहीं है। ये सही है। समाचार में बताया गया कि मैजिक सिटी ने उन्नत स्तर के नागरिकों को मैजिक सिटी किले में जाने की अनुमति देने के लिए कई आधिकारिक घोषणाएं जारी की। मेरा बड़ा भाई भाड़े का जादूगर है। उन्होंने और उनकी टीम के सदस्यों ने एक स्नो शार्क को मार डाला और कई स्नो शार्क शावकों को पकड़ लिया। स्नो शार्क शावक बड़े होकर कमांडर स्तर के प्राणी बनेंगे। ये जीव उन्हें रातों रात अमीर बना सकते हैं। गश्ती वर्दी में जादूगर ने कहा। महासागर दानव शावक मूल्यवान है। यह एक उच्च जोखिम उच्च रिटर्न वाली नौकरी है। वर्तमान मैजिक सिटी शक्तिशाली समुद्री राक्षसों से भरे एक विशाल खजाने वाले शहर की तरह है। महासागर के राक्षसों को मारने के लिए देश और मैजिक एसोसिएशन द्वारा दिए गए उदार पुरस्कारों के अलावा हम अन्वेषण से कई खजाने प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार मैजिक सिटी महासागर राक्षसों का जमावड़ा स्थान है। कई शासक स्तर के महासागर दानव और कई सम्राट स्तर के महासागर दानव हैं। सम्राट स्तर के महासागर दानवों की बात करें तो मेरे वरिष्ठ को वुआंगपो नदी के पास बड़े पैमाने पर एक राक्षस मिला। क्या आप जानते हैं कि यह किस चीज का था? हर कोई गश्ती वर्दी में जादूगर की ओर मुड़ा। जब जादूगर ने सम्राट स्तर के महासागर राक्षसों से संबंधित मामलों के बारे में बात की तो उन्होंने विशेष ध्यान दिया। ये लैंड ड्रैगन डेमन के हॉर्न स्केल का था। मेरे वरिष्ठ ने गुप्त रूप से इसे अपने पास रख लिया और इसे एक अमीर आदमी को बेच दिया। अमीर आदमी के पास इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने का एक तरीका है। उनके अनुसार कई विदेशी इसके लिए लड़ते हैं और बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत की पेशकश करते हैं। मैंने सुना है कि ब्लैक टोटेम सांप ही वह था जिसने लैंड डेमन ड्रैगन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, है ना? झो डोंगहाओ से पूछा। सही। लैंड दानव ड्रैगन लगभग मर गया। काश मैं जादुई शहर में जा पाता और शवों को इकट्ठा कर पाता। मैं इतना लालची नहीं हूं कि सम्राट स्तर के प्राणियों के अवशेषों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकूं। शासक स्तर मेरे लिए पर्याप्त होगा। इसे रोक। मैं भी इसे करने के लिए प्रलोभित हूं। मैजिक सिटी जाने के लिए हम अपने वरिष्ठों की मंजूरी ले तो कैसा रहेगा? क्या तुम पागल हो? जब आपके पास डिंग सिटी में सुरक्षित नौकरी है तो आप मैजिक सिटी में अपने जीवन के लिए क्यों लड़ना चाहते हैं? भोजन के बाद उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बातें की। गश्ती वर्दी में एक आदमी एक महिला को साथ लाया। श्री झो, वह आपसे कुछ बात करना चाहती है। गश्ती जादूगर महिला को झो डोंगहाओ तक ले गया। झो डोंगहाओ हैरान था। उसने उसकी ओर देखा। महिला सुस्त लग रही थी, जैसे कि वह किसी गंभीर बीमारी से गुजर हो और ठीक होने के चरण में हो। उसने झो डोंगहाओ को अपने पीछे एक कोने तक चलने का इशारा किया। झो डोंगहाओ ने अपने दोस्त की चेतावनी के बावजूद सहमति जताई। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका इरादा क्या था। क्या आप मोफैन को जानते हैं? महिला से पूछा।
बेशक वह देश में हीरो है। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? जो डोंगहाओ ने देखा कि उसने बिना सोचे समझे अपना मुंह बंद कर लिया है, इसलिए उसने गंभीर दिखने के लिए तुरंत अपने भाषण का लहजा बदल दिया। किसी ने मुझसे उसे एक संदेश देने के लिए कहा। क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं? महिला से पूछा। आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसे सूचित करूंगा। वह खेती के अधीन है। मेरा मानना है कि वह अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया है। अगर कुछ भी जरूरी नहीं है तो मुझे लगता है कि उसे बीच में न रोकना ही बेहतर है, झो डोंगहाओ ने कहा। महिला ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं उसकी खेती खत्म करने के बाद उससे दोबारा बात करूंगी। मामला बहुत महत्वपूर्ण है। जो डोंगहाओ ने महिला की हालत देखी तो वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। आखिरकार इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती, महिला ने कहा। जो डोंगहाओ उत्सुक था, वह नहीं जानता था कि वह क्या व्यक्त करना चाह रही थी। वास्तव में समाज उन लोगों के बारे में जानता था जो टोटेम जानवरों पर शासन करते थे। लोगों ने अलग अलग माध्यमों से मो फैन और उसके ग्रुप के करीब पहुंचने की कोशिश की। जो डोंगहाओ ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक द्वारपाल के रूप में काम किया कि मो फैन अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर सके। मेरी योजना आसपास ही कहीं रहने की है। क्या कोई होटल है जो शांत वातावरण प्रदान करता है? महिला से पूछा। सड़क के पीछे एक है। मिस, मैं बहुत उत्सुक हूँ। आप कौन हैं? आप मो फैन की तलाश क्यों कर रहे हैं? जो डोंगहाओ ने असमंजस में पूछा। यान लैन एक पल के लिए झिझकी, फिर भी उसने अपना नाम उजागर नहीं करने का फैसला किया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। गठबंधन और पवित्र शहर के लोग चीन पर नजर रखने के लिए अपने पदों और अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस मामले में कम लोगों को शामिल करना सबसे अच्छा था। कोई बात नहीं, क्या आप कृपया मुझे मो के बाद सूचित कर सकते हैं? फैन ने अपनी खेती खत्म कर ली। मैं इंतजार कर सकता हूँ, यान लैन ने झो डोंगहाओ से कहा। बिल्कुल। झो डोंगहाओ अभी भी घाटे में था। यान लैन डिंग सिटी में रुके थे। उसने म्यू निंगजू के निर्देशों का पालन किया और एक्सट्रीम साउथ मुद्दे के बारे में तुरंत मो फैन को सूचित नहीं किया। यान लैन ने म्यू निंगजू के इरादे को समझ लिया। जिस दुश्मन का उन्होंने सामना किया वह आम जादूगर नहीं बल्कि होली सिटी और 5 कॉन्टिनेंट्स मैजिक एसोसिएशन एलायंस था। मो फैन को खुद को मजबूत करने के लिए समय चाहिए था। इसी तरह म्यू निंगजू को भी समय की आवश्यकता थी। चरम दक्षिण भूमि एक निषिद्ध भूमि थी। कुछ ही लोग बर्बर बर्फीले संसार से बच सके। हालांकि यह म्यू निंगजू के लिए एकदम सही शरणस्थली थी। जब तक मैं निषिद्ध अभिशाप से मुक्त नहीं हो जाता, मैं चरम दक्षिण निषिद्ध भूमि को नहीं छोड़ूंगा। यान लैन को म्यू निंगजू की आंखों में दृढ़ संकल्प याद आया जब उसने उससे ये शब्द कहे थे। यान लैन उससे बहुत प्रभावित हुई और उसका बहुत सम्मान करती थी। दुनिया के अंत में म्यू निंगजू बिल्कुल अकेली थी। उसे भगा दिया गया था और पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। अध्याय 2926 आंगन में जयमालाएं रोपी गईं और सुगंध से हवा भर गई। ताओ जिन को फूलों की गंध महसूस हुए काफी समय हो गया था। वह थोड़ी देर तक इधर उधर लटकी रही और खुशबू का आनंद लेती रही। मीठी खुशबू ने उसका मूड ठीक कर दिया। ताओ जिन फिर घर में चला गया। पिछले 1 वर्ष से वह प्रतिदिन इसी समय उसे दोपहर का भोजन परोसने की आदी हो गई थी। उस आदमी ने ऐसा आभास दिया कि वह उदासीन है। किसने सोचा होगा कि वह इतना मेहनती होगा? आज की शहर की भागदौड़ में कुछ ही युवा लंबे समय तक अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ताओ जिंग ने ट्रे को किनारे रख दिया। वह एक दिन पहले के बर्तन उठाने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि कल का खाना अछूता रह गया है। क्या मो फैन ने कल खाना नहीं खाया? मो फैन ने हर दिन अपना दोपहर का खाना खाया। उन्होंने दोपहर के भोजन के अलावा और कुछ नहीं खाया। चाहे किसी भी प्रकार का भोजन परोसा गया हो, उन्होंने मूल रूप से अपने दोपहर के भोजन के लिए सारा खाना खत्म कर दिया। ताओ जिंग ने व्यक्तिगत रूप से व्यंजन तैयार किए। उसे प्रतिदिन व्यंजन तैयार करने पड़ते थे। मो फैन उसका रक्षक था, इसलिए उसने अपना हिस्सा सावधानी से तैयार किया। जब भी मो फैन ने सारा खाना खा लिया तो उसे खुशी हुई। उसने लंच बॉक्स का ढक्कन भी नहीं खोला है। क्या उसे खाना पसंद नहीं है, या क्या वह अपनी खेती से भटक गया है? ताओ जिंग उसके बारे में चिंतित था। वह पिछले 1 साल से उसके द्वारा परोसा गया दोपहर का भोजन खा रहा था। हालांकि आज एक अपवाद था। कुछ तो हुआ होगा। क्या होगा अगर मो फैन अंदर मर गया होता? ताओ जिंग ने धक्का देकर दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया। उसने देखा कि घर के अंदर अलगाव का ढांचा टूट गया था।
खेती के खाली कमरे के अंदर बिस्तर तक नहीं था। इसमें हवा के लिए बहुत कम वेंटिलेशन था। ये बहुत साधारण लग रहा था, किसी अमीर आदमी की जेल की तरह। यह विश्वास करना कठिन था कि इस युग में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी के पास खेती करने की दृढ़ता होगी। वह कहाँ है? ताओ जिन चौंक गया। उसने मो फैन को नहीं देखा, यहाँ तक कि वह उसे ढूंढने के लिए फर्श पर बिछी चटाई भी उठाना चाहती थी। सच तो ये था, ताओ जिन, हाँ, पिछले 1 साल से मैंने मो फैन को नहीं देखा। ये पुष्टि करने का एकमात्र तरीका कि वह अभी भी जीवित था, वह खाना था जो उसने खाया था। जब उसने मो फैन को अंदर नहीं पाया तो वह भ्रमित और निराश हो गई। यह ऐसा था मानो जिस सुअर को वह 1 साल से अधिक समय से खिला रही थी, वह आधी रात में उसके बाड़े से बाहर निकल गया हो। मैजिक सिटी में समुद्री पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अभी भी कई निचले शहरी इलाके पानी में डूबे हुए थे। सीवर तालाबों को शहर के सीवरों से जोड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि इलाका भयावह और बदबूदार हो गया। मैजिक सिटी भूमिगत किला रेनबो स्टेशन के पास बनाया गया था। स्टेशन से 10 किलोमीटर के दायरे में महासागर के राक्षसों का सफाया कर दिया गया था। अधिकांश महासागर दानव पुडोंग में एकत्र हुए जो समुद्र से जुड़ा था। उसके बाद 2 समृद्ध शहर जूहुई और जिनगन आए। कुछ जादूगर टूटे हुए स्टील के दरवाजे से अंदर बाहर आते जाते रहे। वे बहुत लंबे समय से मैजिक सिटी भूमिगत किले में तैनात थे। वे शहर की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से जानते थे। एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें आज कैंपस क्षेत्र में व्हाइट ओशियन राक्षसों का सफाया करना है। कैप्टन, यहाँ हम में से कुछ ही लोग हैं। मुझे लगता है कि यह एक मुश्किल काम होगा। क्या विचार है कि हम ब्रॉन्ज लान हंटर ग्रुप के साथ जुड़ें? हम उनके 4-6 विभाजन से सहमत होंगे। यह मिटा दिए जाने से कहीं बेहतर है, एक मोटे पेट वाले जादूगर ने कहा। मोटे, वे इनाम से 60% चाहते हैं। क्या तुम्हें यह नहीं मिला? इसे रफू करें। वे इतने लालची क्यों हैं? हमने कई महीनों तक श्वेत महासागर के राक्षसों से लड़ाई लड़ी है। लैंड स्पाइडर व्हाइट ओशन डेमन ही एकमात्र बचा है जिसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। क्या उन्हें इतनी ऊंची दर की मांग करनी होगी? पॉट बेलिड मैज गुस्से से चिल्लाया। हम उन्हें अपना तिरस्कार नहीं करने देंगे, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान गंवानी पड़े। कैंपस क्षेत्र में महासागर के राक्षसों को मार गिराने के बाद हम चाहें तो भी उन्हें अपने कोटेटेल्स पर सवारी नहीं करने देंगे। ये सही है। शीर्ष प्रबंधन ने उस टीम को जनरलों में पदोन्नत करने का वादा किया जो कैंपस क्षेत्र में महासागर के राक्षसों का सफाया कर सकती है। हमारे जनरल बनने के बाद ब्रॉन्ज लान हंटर ग्रुप जैसे लोगों को भी अपना पैसा और अपना सम्मान हमारे दरवाजे पर छोड़ना होगा। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। चलो अब चलें। अध्याय 2927 इसे रफू करें। कैप्टन, क्या ये वही सफेद दानव नहीं है जिसने पिछली बार आपके पैर को घायल कर दिया था? मुझे आज भी उसके सिर का टूटा हुआ सींग याद है। ऐसा लगता है जैसे इसे बिजली के तत्व वाले जादूगर ने मार डाला हो। एक सदस्य सदमे में चिल्लाया। यह एक शासक स्तर का महासागर दानव है। यह इतनी आसानी से कैसे मर गया? कप्तान, वे लोग जिन्होंने हमसे हमारी जमीन लूटी वे अभी भी मौजूद हैं। वे लैंड स्पाइडर व्हाइट ओशन दानव की गुफा में प्रवेश कर गए। जल्दी करो, उन्हें हमारा श्रेय छीनने न दें। तोंद वाला आदमी चिल्लाया। उनसे लगभग कुछ किलोमीटर आगे एक जादुई चमक चमक रही थी। विशेषज्ञ अभी भी गुफा के अंदर थे। समिट ब्रिगेड कई महीनों से व्हाइट ओशन राक्षसों की खोज और उनका सफाया कर रही थी। आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करने के करीब पहुंचना, केवल ये पता लगाना उनके लिए आसान नहीं था किसी और ने उनका हिस्सा लूट लिया था। वे निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्रिगेड ने तुरंत परिसर क्षेत्र की गहराई में धावा बोल दिया। जब रास्ते में उन्होंने व्हाइट ओशन दानव के और शव देखे तो वे और अधिक चौंक गए। ऐसा लगता है कि विशेषज्ञों का वह समूह हमसे कहीं अधिक मजबूत है। जब हम श्वेत महासागर के राक्षसों का सामना करते हैं तो हमें पहले उन्हें प्रतिबंधित करने के तरीके खोजने होंगे। लेकिन विशेषज्ञों ने उन सभी को मार डाला। जहरीले सींग वाला विशाल सफेद महासागरीय दानव जिसे हमने 1 महीने तक मारने की योजना बनाई थी, वह मर चुका है। रजत लूटने वाला दानव भी मर गया है। वे महान शासक स्तर के महासागर राक्षस हैं। हमने उन्हें लुभाने के लिए धोखेबाज भी तैयार किए। जब वे गुफा की ओर आगे बढ़े तो ब्रिगेड भयभीत हो गई। वे व्हाइट ओशन दानव समूह को अच्छी तरह से जानते थे। वे शासक स्तर के महासागर राक्षसों, विशेष कमांडर स्तर के महासागर राक्षसों और विदेशी प्राणियों की संख्या से अवगत थे। इस बार उन्होंने इन समुद्री राक्षसों को खत्म करने के लिए एक बहुत विस्तृत योजना तैयार की थी। उन्हें कम ही पता था कि समुद्री राक्षस उनके हमला करने से पहले ही मारे गए थे।
विशेषज्ञों का वह समूह अब लैंड स्पाइडर व्हाइट ओशन दानव का शिकार कर रहा होगा। जल्दी करो, हम इसे मिस नहीं कर सकते, दाढ़ी वाला कप्तान गुस्से से चिल्लाया। कैप्टन, विशेषज्ञों का वह समूह काफी शक्तिशाली है। क्या हमें उन्हें ऐसा करने देना चाहिए? हम उन्हें ऐसा कैसे करने दे सकते हैं? नियमों का पालन न करना उनकी गलती है। हमें उनके साथ क्यों रहना है? हम कई महीनों से यहाँ हैं। यदि हमने जहरीले श्वेत महासागरीय राक्षसों को नहीं मारा होता तो वे गुफा में प्रवेश भी नहीं कर पाते, दाढ़ी वाले कप्तान चिल्लाया। जल्दी करो, वे हैं। कुटिल तोंद वाला जादूगर उनसे आगे निकल गया। जब पॉट बेलेट मैज नम जंगल से गुजरा तो वह अपने रास्ते पर रुक गया। तुम वहां क्यों खड़े हो? जाओ और उनसे लड़ो, दाढ़ी वाला आदमी चिल्लाया। दाढ़ी वाले कप्तान और उसका समूह बीच में ही रुक गए। वे नम जंगल के किनारे खड़े थे। उनके सामने एक झील थी। ये पल इंस्टीट्यूट क्षेत्र में पाई गई एक कृत्रिम झील थी। झील का पानी जंगल और सड़कों पर भर गया था। झील लैंड स्पाइडर व्हाइट ओशन दानव का घोंसला बन गई थी। उसने उसमें अनगिनत अंडे दिए थे। शिखर सम्मेलन ब्रिगेड ने सोचा कि झील के किनारे सुपर स्तरीय जादूगरों का एक समूह था। उन्होंने सोचा कि समूह ने शक्तिशाली लैंड स्पाइडर व्हाइट ओशियन दानव को घेरने और उस पर हमला करने के लिए विभिन्न जादुई तत्वों का उपयोग किया था। उन्हें यह नहीं पता था कि कृत्रिम झील के पास केवल एक ही व्यक्ति था। उस आदमी ने सफेद शर्ट पहनी थी। भले ही उसने रास्ते में सैकड़ों और हजारों व्हाइट ओशियन राक्षसों को मार डाला था, लेकिन उसकी शर्ट पर खून का एक भी दाग नहीं था। वह झील की सतह पर खड़ा हो गया। शिखर सम्मेलन ब्रिगेड ने उसे घूर कर देखा। वह व्यक्ति किसी चमकदार जादुई चमक में नहीं चमकता था। वह थोड़ा चमका, फिर भी उसने जो दैवीय शक्ति प्रकट की वह इतनी शक्तिशाली थी कि इससे लैंड स्पाइडर व्हाइट ओशन दानव का खून हर जगह फैल गया। जब समिट ब्रिगेड ने पहली बार इस क्षेत्र में कदम रखा तो उन्होंने मान लिया कि यह एक कठिन लड़ाई होगी। हालांकि सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने एक विचित्र जादू किया और लैंड स्पाइडर व्हाइट ओशन दानव पर बेरहमी से प्रहार किया। शक्तिशाली महासागर दानव गंभीर रूप से घायल हो गया था और किसी भी समय ढह जाएगा। केवल एक व्यक्ति, क्या यह सच है कि वह बिल्कुल अकेला है? शिखर सम्मेलन ब्रिगेड ने झील के करीब आने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर पहले वे आक्रोश से भर गए थे। हालांकि उस क्षण उन्होंने अपनी सारी हिम्मत खो दी। उनसे पहले वाला व्यक्ति सचमुच बहुत शक्तिशाली था। उस व्यक्ति ने अकेले ही व्हाइट ओशियन दानव समूह को मार डाला। उसने श्वेत महासागर राक्षसों की रानी को मारने से पहले सैकड़ों कमांडर स्तर के महासागर राक्षसों और शासक स्तर के कुलीन महासागर राक्षसों को मार डाला। शवों की ताजगी के स्तर को देखते हुए वह इस क्षेत्र में कुछ समय पहले ही पहुंचे थे। आखिर वह देवता कहां से आए? चीख! शक्तिशाली शासक स्तर के महासागर दानव ने झील के किनारे ढहने से पहले एक दयनीय चीख निकाली। उसके शरीर से जहरीला खून बह निकला। इसके लंबे तंबू कई बार हिले और अंततः यह मर गया। लड़ाई खत्म हो गई, बस ऐसे ही। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस आदमी की सफेद शर्ट पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। इसे महासागर राक्षस के साथ एक भयानक युद्ध माना जाता था, लेकिन इसके बजाय वह मृत्यु के दूत की तरह क्यों दिखता था जिसने महासागर राक्षसों के जीवन को बर्बाद कर दिया था। शासक स्तर के महासागर राक्षसों के शव खजाने थे। हालांकि सफेद शर्ट वाले व्यक्ति ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए, यहां तक कि लैंड स्पाइडर व्हाइट ओशन डेमन में भी नहीं। वह आदमी पीछे मुड़ा और समिट ब्रिगेड को देखा। उसने उन्हें गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। शिखर सम्मेलन ब्रिगेड कुछ कदम पीछे हट गई। उन्होंने पाया कि वह आदमी विशाल समुद्री राक्षसों से भी अधिक डरावना था। वाई महामहिम, दाढ़ी वाले कप्तान ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। वह एक पल में ही एक गुस्सैल कप्तान से एक मासूम स्कूली छात्र में बदल गया। आप किले से आए हैं। जब मैं यहाँ आया तो मैंने तुम्हारे छोड़े हुए निशान देखे। मैंने आपके निशानों का अनुसरण किया और लैंड व्हाइट स्पाइडर ओशन दानव पाया। सफेद शर्ट वाला आदमी उनके पास आया। हाँ, हमने निशान पीछे छोड़ दिए हैं। हम कई महीनों से यहाँ पहरा दे रहे हैं। हमने कुछ कष्टकारी श्वेत महासागर राक्षसों का सफाया कर दिया है। कैप्टन की आवाज कांप उठी। उनका लहजा पहले से बिल्कुल अलग था। उन्हें दबाव महसूस हुआ। वास्तव में अपने स्थान पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को ऐसा ही महसूस होगा। समिट ब्रिगेड को पता था कि व्हाइट ओशन दानव कितने डरावने थे। अन्यथा उन्होंने इसे हराने के लिए इतनी व्यापक तैयारी नहीं की होती और यहां तक कि अपने लोगों का बलिदान भी नहीं दिया होता। वे श्वेत महासागर के राक्षसों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो वे उस आदमी की ताकत और शक्ति से अवगत थे जिसने अकेले ही घोंसला नष्ट कर दिया था। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी फसल लूट ली। मैंने अभी अभी अपनी खेती पूरी की है।
मुझे अपनी साधना के परिणाम से लड़ने और उसका परीक्षण करने का मन हो रहा है। इसलिए मैंने इसे व्हाइट ओशन डेमन्स पर आजमाया। मैं वहीं रुका। मुझे बालकनी से झील को निहारना या झील के किनारे टहलती कॉलेज की लड़कियों को निहारना अच्छा लगता था। अहम मो फैन ने झील के किनारे एक बड़े अपार्टमेंट की ओर इशारा किया। अपार्टमेंट जर्जर था। सफेद चिपचिपा जाल पदार्थ चिपक गया इमारत के शीर्ष। ये भयानक लग रहा था। तो यह ऐसा ही है। चूंकि यह आपका घर है, इसलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए व्हाइट ओशियन राक्षसों को मारना आपके लिए उचित है। आपको समय पर सूचित न करने के लिए हमें खेद है। अन्यथा हमने आपके लिए सभी छोटे महासागर राक्षसों को मार डाला होता ताकि आपको अपने हाथ गंदे न करने पड़ते। हे, दाढ़ी वाले कप्तान ने मुस्कुराहट के साथ कहा। इस बीच शिखर सम्मेलन ब्रिगेड के सदस्यों ने दाढ़ी वाले कप्तान को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखा, जैसे कि वे नहीं जानते थे कि वह कौन था। शुक्र है कि आपने इसे दिल पर नहीं लिया। क्या आप कृपया युद्ध का मैदान साफ कर सकते हैं? मैं काफी आलसी व्यक्ति हूं, मो फैन ने कहा। महामहिम, आपकी हमें नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? दाढ़ी वाले कप्तान ने भौहें चढ़ाईं। आपको कृपया कहने की जरूरत नहीं है, आपने महासागर के राक्षसों को मारने में बहुत प्रयास किया है। सफाई में आपकी मदद करना हमारे लिए सम्मान की बात है। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मो फैन हंसे। उन्होंने कप्तान की खुद को विनम्र बनाने की इच्छा की प्रशंसा की। अन्य समिट ब्रिगेड सदस्यों की आंखें चमक उठीं। क्या वह सचमुच शव नहीं चाहता? समिट ब्रिगेड अमीर होने वाली थी। व्हाइट ओशन डायमंड्स के क्रिस्टल कोर की कीमत बहुत अधिक थी। अध्याय 2928 महामहिम, क्या आप एक निषिद्ध जादूगर हैं? दाढ़ी वाले कप्तान ने सावधानी से पूछा। यहां तक कि एक उत्कृष्ट स्तर का जादूगर भी, जिसके पास उत्तम साधना थी, व्हाइट ओशन दानव समूह को इस तरह से कुचल नहीं सका। लैंस स्पाइडर व्हाइट ओशन दानव की ताकत को देखते हुए, यहां तक कि उत्तम खेती वाले सुपर स्तरीय जादूगरों का एक समूह भी इसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। हालांकि शिखर सम्मेलन ब्रिगेड ने देवता को व्हाइट ओशन दानव पर आक्रामक तरीके से हमला करते देखा था। उसने मूल रूप से शक्तिशाली शासक स्तर के महासागर दानव को पकड़कर उस पर प्रहार किया था। महासागर दानव को वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिला। एक निषिद्ध जादूगर के अलावा कप्तान कल्पना नहीं कर सका कि और किसके पास शक्तिशाली शासक स्तर के महासागर दानव को इस तरह से रौंदने की शक्ति थी। क्या मैं एक निषिद्ध जादूगर जैसा दिखता हूं? मो फैन हंसे। उद्धरण चिन्ह। ओह, आपको वेई गुआंग होना चाहिए। आपसे यहां मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक युवा और सुंदर हैं, दाढ़ी वाले कप्तान ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। समूह के अन्य सदस्यों ने मो फैन से संपर्क किया। वेई गुआंग ने मैजिक सिटी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने गलती से सोचा कि मो फैन वेई गुआंग था। समिट ब्रिगेड विदेश में रुकी थी। मैजिक सिटी किले की योजना के क्रियान्वित होने के बाद ही वे देश लौटे। इसलिए उन्हें यहां शहर में जादूगरों और राक्षसों के बीच हुए महान युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मो फैन ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। दाढ़ी वाले कप्तान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मान लिया कि मो फैन अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहते। तो आप सचमुच वेई गुआंग हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप देश के सबसे कम उम्र के निषिद्ध जादूगर हैं। हमने पिछले 1 वर्ष में आपसे कोई समाचार नहीं लिया है। तो आप बंद दरवाजे के पीछे अपनी साधना का अभ्यास कर रहे हैं। हमारे लिए इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है जब एक निषिद्ध जादूगर को भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अफसोस व्यक्त करते हुए पॉट बेलिडमेज। मैजिक सिटी के नीचे छिपे एक भूमिगत शहर के रूप में विकसित होने से पहले अधिकांश भूमिगत किले स्टील और लोहे से बने थे। ये सड़कों, होटलों, मोटल और दुकानों के साथ एक भीड़ भरे बाजार शहर में बदल गया। प्रतिदिन हजारों लोग अंदर बाहर आते जाते थे। लोगों की संख्या जापान में पूर्वी समुद्री किले से अधिक हो गई। देश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध जादूगर और जादूगर समूह वहां थे। प्रायः विदेशी भाड़े के सैनिक भी देखे जा सकते थे। मैजिक सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर था। महासागर राक्षसों ने इस पर कब्जा कर लिया था। देश तत्काल शहर को वापस लेना चाहता था। इसके अलावा शक्तिशाली महासागर राक्षसों ने जादुई शहर को एक उद्घाटन के रूप में माना। प्रशांत महासागर के कई समुद्री राक्षसों की भीड़ ने इंसानों से लड़ाई की। उन्होंने उनसे दुर्लभ संसाधन लूट लिए। 1 वर्ष से अधिक समय के बाद मैजिक सिटी युद्ध का मैदान बन गया। मनुष्यों ने भूमिगत किले में प्रवेश किया और महासागर के राक्षसों का सफाया करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अंजाम दिया।
इस बीच अंतहीन समुद्री राक्षसों ने जादुई शहर पर कब्जा कर लिया और तेजी से पुनरुत्पादन और परिवर्तन के लिए मनुष्यों के जादुई पत्थरों और अन्य स्रोतों का उपयोग किया। निषिद्ध जादूगर स्वस्थ हो रहे थे। इसी तरह सम्राट स्तर के महासागर दानव ठीक होने के लिए मैजिक सिटी के अंदर कहीं छिप गए। फिलहाल दोनों आमने सामने की भिड़ंत से बच गए। लड़ाई लंबी चलेगी। दिन के अंत में ये सब मनुष्यों और महासागर राक्षसों की भीड़ के बीच युद्ध पर निर्भर था। मनुष्य या तो धीरे धीरे महासागर के राक्षसों का सफाया कर सकते हैं ताकि जादुई शहर में शांति लौट सके, या महासागर के राक्षस धीरे धीरे शहर को घेर लेंगे और समृद्ध जादुई शहर को जमीन पर एक राक्षसी गुफा में बदल देंगे। समिट ब्रिगेड रेनबो विंड टैवर्न के अंदर बड़े हॉल में बैठी। उन्होंने सार्वजनिक डांस फ्लोर पर ठंडी बियर पीते हुए महिला नर्तकियों को नाचते हुए देखने का आनंद लिया। आज उनकी बहुत अच्छी फसल हुई। उन्होंने व्हाइट ओशन डायमंड्स के क्रिस्टल कोर का एक बड़ा बैच मुफ्त में प्राप्त किया था। शासक स्तर के महासागर राक्षसों के शवों को बेचने के बाद उन्होंने एक आकर्षक राशि अर्जित की थी। वे सेना में पदोन्नत होने का अनुरोध करने के लिए अगले वर्ष मैजिक एसोसिएशन में आवेदन कर सकते हैं। कप्तान चांद पर था। उन्होंने सोचा कि हमले के दौरान उन्हें बहुत सारे लोगों का बलिदान देना होगा, लेकिन यह ऐसा था मानो आसमान से एक बड़ी पाई सिर्फ उनके लिए और मुफ्त में गिरी हो। क्षमा करें, क्या आप समिट ब्रिगेड के कप्तान हैं? एक अधेड़ उम्र का और विनम्र दिखने वाला आदमी आया। वह मैं हूँ। आप कौन हैं? दाढ़ी वाले कप्तान से पूछा। मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ। आपका एक सदस्य नशे में है। उन्होंने कहा कि आप वेई गुआन सिपल इंस्टीट्यूट परिसर क्षेत्र में मिले थे, क्या ये सच है? उस आदमी ने विनम्रता से पूछा। दाढ़ी वाले कप्तान ने भौहें चढ़ा ली। उन्होंने अपने अधीनस्थों को चेतावनी दी कि वे सच्चाई का खुलासा न करें, ऐसा न हो कि बाहरी लोगों को पता चले कि उन्होंने वेई गुआन को उसकी महिमा से वंचित कर दिया है। दुर्भाग्य से उसके अधीनस्थ ने अपना मुंह बंद कर लिया था। ऐसी बात सच कैसे हो सकती है? बच्चा नशे में होने के कारण इधर उधर भटक रहा है। ये सब बकवास है। दाढ़ी वाले कप्तान ने हंसते हुए कहा। आपकी जीत के संबंध में भाड़े के सैनिक कहते हैं कि आप में और आपके सदस्यों में कमी है श्वेत महासागर के राक्षसों का सफाया करने की क्षमता। क्या वेई गुआंग ने आपकी सहायता की? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी नाक पर लगे चश्मे को पीछे धकेलते हुए पूछा। दाढ़ी वाले कप्तान ने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी मिश्रित रक्त का था। वह बहुत न्यायप्रिय थे। उसकी पुतलियां भूरी थीं और वह भाषा ठीक से नहीं बोल पाता था। नहीं, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। अब यदि इतना ही है तो कृपया हमें अब और परेशान न करें। हम अपने खाली समय का आनंद लेना चाहते हैं, दाढ़ी वाले कप्तान ने अधीरता से कहा। वह आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने कैप्टन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। दाढ़ी वाले कप्तान ने जादुई शक्ति के 3 तत्व पूरे कर लिए थे। लैंड स्पाइडर व्हाइट ओशन राक्षसों को मारने वाले ईश्वरीय सेनानी के सामने विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना सामान्य था। हालांकि उन्होंने किसी भी राहगीर द्वारा धमकाए जाने से इनकार किया। वह उछला और मिश्रित रक्त वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से भिड़ गया। बैठ जाओ, अधेड़ उम्र का आदमी जोर से चिल्लाया। दाढ़ी वाला कप्तान कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कुचलने वाली कोई चीज उस पर दबाव डाल रही हो। वह बैठ गया, लेकिन कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह नीचे गिर गया। पेट वाले जादूगर को झटका लगा और उसने तुरंत स्थिति को सुझाने की कोशिश की। श्रीमान, कृपया नाराज न हो। ये सच है कि हम वेई गुआंग से मिले हैं और उन्होंने ही व्हाइट ओशियन राक्षसों को मारा था। हमने युद्ध के मैदान को साफ करने में उसकी मदद की, पेट वाले जादूगर ने जल्दी में कहा। क्या आप बता सकते हैं कि वह कैसा दिखता था? अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। उसने सफेद शर्ट पहनी थी। उसके लंबे बाल अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने इसे 1 साल से नहीं काटा हो। उसके माथे पर एक निशान था। मिश्रित रक्त वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंततः वह जानकारी मिल गई हो जो वह चाहता था। उसने दाढ़ी वाले कप्तान की ओर देखा और व्यंग्य किया। भविष्य में जब कोई आपसे प्रश्न पूछे तो ईमानदारी से उत्तर दें। आप मुझे मेरे कुत्ते की याद दिलाते हैं। मुझे हर बार इसे कोड़े से मारना पड़ता है ताकि यह जान सके कि मैं इसके साथ नहीं खेल रहा हूं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शराब का जार उठाया और उसमें से शराब दाढ़ी वाले कैप्टन के चेहरे पर छिड़क दी। ऐसा करते हुए वह हंसा। शिखर सम्मेलन ब्रिगेड के अन्य सदस्य किनारे पर खड़े थे। उनमें से किसी ने भी अधेड़ उम्र के व्यक्ति को रोकने की हिम्मत नहीं की। वे संभवतः उसे रोक नहीं सके। उसकी प्रभावशाली आभा इतनी भयानक थी कि वे उसकी उपस्थिति से कांपने लगे। दाढ़ी वाले कप्तान को अपमानित करने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति चला गया। मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति के चले जाने के बाद भी कुछ देर तक दाढ़ी वाला कप्तान मैदान पर ही बैठा रहा।
वह मुसीबत में था, अपने ऊपर डाली गई शराब के कारण नहीं, बल्कि इस तरह अपमानित होने के बाद अपनी नाराजगी और बेबसी के कारण। अध्याय 2929 अंगारों के भीतर बिना जलाव लकड़ी का एक छोटा सा अलाव जल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये हवा से अपने आप प्रकट हो गया हो। एक छोटी ज्वलंत जीभ कभी कभी सुगंधित गर्म भुने हुए मांस को चाटती हुई दिखाई देती थी। जब मुंह फैन ने थोड़ा जीरा छिड़का तो सुगंध और तेज हो गई। वह खंडहरों के ढेर पर बैठ गया और संतुष्टि के साथ मांस को कुतरने लगा। मैनेटी मांस का स्वाद वाग्यू गोमांस से बेहतर था। मैनाटी मांस की बाहरी परत मांसल थी, इसलिए ये हीट के नीचे भी आसानी से नहीं जलती थी। तापमान अंदर का कोमल मांस बहुत जल्दी पक गया था। शहर के खंडहरों के अंदर मोफैन कैंप फायर के पास बैठे और अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। दैत्य और राक्षस दहाड़ने लगे, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। भले ही शक्तिशाली समुद्री दानव उसके पास आना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने हर जगह आइस एक्स मैनेटी के शवों को देखा तो उन्होंने करीब आने की हिम्मत नहीं की। शहर में हल्की रोशनी थी। कैंपफायर के आसपास का वातावरण थोड़ा उज्ज्वल था। हालांकि कैंपफायर की चमक जिस क्षेत्र तक पहुंची वह सीमित था। पतले पैरों की एक जोड़ी की छाया धीरे धीरे मुंह फैन की ओर चली। उस व्यक्ति ने उत्तम भूरे चमड़े के जूतों की एक जोड़ी पहनी थी। जूतों की सतह चमकदार थी। जो लोग अपने जूते साफ रखने में कामयाब रहे, वे न तो रोगाणु विरोधी थे और न ही ओसीडी से पीड़ित थे, कम से कम इस क्षेत्र में तो नहीं। इसका मतलब ये था कि वे अधिकांश संकटों से उबरने की अपनी क्षमता में आश्वस्त थे। मो फैन ने उस आदमी को मंद रोशनी वाले शहर से बाहर निकलते देखा। उसने उस आदमी के साफ चमड़े के जूते देखे, फिर भी मो फैन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कोमल मांस का एक टुकड़ा लिया और उसे चबाया। क्या आप वेई गुआंग हैं? वह आदमी मो फैन के पास पहुंचा। नहीं, आपको गलत व्यक्ति मिल गया है। मो फैन का मुंह भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने केवल संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें उन आइस एक्स मैनेटीज को मारते देखा है। आप अपना रूप छिपा सकते हैं, लेकिन आपकी ताकत दूसरों से मुझे मिले विवरण के अनुरूप है। जहां तक मेरा सवाल है, वेई गुआंग, आप अकेले हैं जिनकी ताकत यहां चीन में उस स्तर तक पहुंच गई है। मिश्रित रक्त का अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। मो फैन उलझन में था। उसने अजंडी की ओर देखा। यहाँ हर कोई यह क्यों सोचता है कि मैं वेई गुआंग हूँ? क्या वेई गुआंग बहुत मजबूत है? क्या वेई गुआंग सचमुच मेरे जितना सुंदर है? चीन बहुत बड़ा है। देश के अंदर कई प्रतिभाएं और विशेषज्ञ छुपे हुए हैं। मैं वेई गुआंग नहीं हूँ। आपको गलत व्यक्ति मिल गया है। दूसरी ओर, मैं लेपल के नीचे सोने के पैटर्न वाली अस्तर देखता हूँ, जिसे केवल पवित्र शहर में पहनने वाले लोग पहनते हैं। क्या आप पवित्र शहर से हैं? मो फैन से पूछा। आप काफी चौकस हैं। क्या आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, या आप मुझे चुनौती देने का इरादा रखते हैं? आप एक्सट्रीम साउथ लैंड में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आपको निषिद्ध अभिशाप के पुल से सील कर दिया गया है। आपने निषिद्ध मंत्र खो दिया है। अब आप सामान्य सुपर लेवल जादूगर से अलग नहीं हैं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। आखिरी बार, मैं वेई गुआंग नहीं हूं और मैं उस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं। यदि और कुछ नहीं है तो कृपया मुझे बदनाम करना बंद करें। मैं शांति से भुना हुआ मांस खाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मिश्रित रक्त वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शांति से पूछा। नहीं, मैं नहीं। बेशक आप मुझे नहीं जानते। मैं पवित्र शहर से आया हूं। हालांकि जब मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं तो मैं कभी भी पवित्र शहर का उल्लेख नहीं करता हूं। आप मुझे पवित्र छाया प्रेरित कह सकते हैं, जिसे एक सक्षम देवदूत के रूप में स्थान दिया गया है। मिश्रित रक्त का अधेड़ उम्र का व्यक्ति यह कहते समय गर्व महसूस कर रहा था। क्या पवित्र शहर में केवल 7 देवदूत नहीं हैं? मो फैन ने असमंजस में पूछा। 7 लोग महादूत हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। कई जगहों पर गंदे काम किए जाते हैं। सातपवित्र छाया प्रेरित ने कहा, महादूत संभवतः सब कुछ स्वयं नहीं कर सकते। तो आप वास्तव में यहाँ किस लिए हैं? आपने केवल अपना शीर्षक बताया, लेकिन आपने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। क्या आपका कोई नाम नहीं है? मो फैन ने उस आदमी को घूर कर देखा। मैं क्लार्क हूँ। मैं तुम्हें मारने आया हूँ, पवित्र छाया प्रेरित ने कहा। मो फैन हैरान दिखे। उसने क्लार्क को बहुत देर तक घूर कर देखा। आप मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। मुझे लगा कि तुम मेरा भुना हुआ मांस छीनना चाहते हो। मुझे अपना खाना दूसरों के साथ बांटना पसंद नहीं है। क्लार्क के होठों के कोने कांप उठे। उसने स्वादिष्ट भुने हुए मांस पर नजर डाली और व्यंग्य किया। मुझे आपके अंतिम रात्रि भोज का आनंद लेने के लिए इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह जरूरी नहीं है। मांस को धीमी आग पर भूनना चाहिए।
इसके पकने का इंतजार करते समय मैं तुम्हें पीट सकता हूं और तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता हूं ताकि तुम मुझे फिर से परेशान न करो। मो फैन खड़ा हो गया। उसकी आभा बदल गई। मंद रोशनी वाला शहर खंडहरों से भरा हुआ था। कुछ मुड़े हुए स्टील मध्य हवा में लटके हुए हैं। नर्म चांदनी उन पर चमकती थी और उनकी छाया लंबी दिखती थी। इससे सब कुछ भयावह लगने लगा। मो फैन की नजरें क्लार्क से मिली। उनका परिवेश और भी अंधकार में हो गया। शहर, खंडहर और चांदनी ऐसे लग रहे थे जैसे वे काली स्याही से लथपथ हो गए हों। एक पल के लिए छोटे कैंप फायर के आसपास का रोशन क्षेत्र अंधेरी दुनिया में एकमात्र रोशनी थी। इस थोड़े से चमकीले क्षेत्र के अंदर दो दुबली पतली आकृतियां एक दूसरे से टकराईं। निहत्थे होते हुए भी हवा में तेजधार हथियारों के टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। तो वो एक निषिद्ध जादूगर है। मो फैन ने क्लार्क की प्रभावशाली आभा को महसूस किया। ऐसा प्रतीत होता है कि असाधारण शक्ति ने क्लार्क के व्यक्तित्व को अनिश्चित काल तक विस्तारित कर दिया है। उसकी आभा इतनी प्रभावशाली हो गई मानो वह एक विशालकाय में बदल गया हो और मो फैन को अपने पैरों तले रौंदने का इरादा रखता हो। ये सचमुच बहुत अप्रत्याशित था। मिश्रित रक्त का कष्टप्रद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक निषिद्ध जादूगर था। मो फैन ने सोचा कि इसका तार्किक अर्थ है। आखिरकार वेई गुआंग एक निषिद्ध जादूगर था, इसलिए उसे मारने के लिए एक और निषिद्ध जादूगर को भेजा जाएगा। मो फैन को बमुश्किल अतीत याद आया, लेकिन उन्हें लगा कि वेई गुआंग का नाम एक साल पहले से परिचित था। क्लार्क चीन के निषिद्ध जादूगर को मारने के लिए यहाँ क्यों है? क्या पवित्र शहर के महादूतों के सिर में कुछ पेंच ढीले थे? क्या वेई गुआंग ने कोई दुष्ट अपराध किया था और पवित्र शहर ने उसे सजा सुनाई थी? मो फैन के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ये जानते हुए कि होली सिटी ने कैसे काम किया, उन्होंने मान लिया कि वेई गुआंग ने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। वह अवश्य ही अच्छे कारण से होली सिटी के विरुद्ध गया होगा। मो फैन को एक निषिद्ध जादूगर का सामना करने की चिंता नहीं थी। इसके बजाय उसे उत्तेजना महसूस हुई राक्षस रूप में होने के अलावा उसने वास्तव में पहले किसी निषिद्ध जादूगर के साथ युद्ध नहीं किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उससे पहले वाले व्यक्ति ने वह स्तर हासिल कर लिया था जहां वह स्वतंत्र रूप से कोई भी निषिद्ध जादू कर सकता था। मो फैन ने अपनी साधना का अभ्यास समाप्त करने के बाद उसके सभी तत्वों की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। उन्हें अब सामान्य शासक स्तर के जीव और विशेषज्ञ चुनौतीपूर्ण नहीं लगते थे। मो फैन ने सेमी फबिडे की तलाश करने की योजना बनाए एंदाना अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक निषिद्ध जादूगर से टकराएगा जो उसे मारने के लिए यहाँ आया था। मो फैन को क्लार्क द्वारा निषिद्ध जादू करने की कोई चिंता नहीं थी। जादुई शहर में निषिद्ध जादू करना मृत्यु की इच्छा से अलग नहीं था। सम्राट स्तर के महासागर राक्षस अभी भी शहर के चारों ओर छिपे हुए हैं। निषिद्ध जादू टोना करने से उन्हें केवल लालच मिलेगा और वे भड़क उठेंगे। मो फैन का मानना था कि क्लार्क को भी इसकी जानकारी थी। हालांकि क्लार्क एक निषिद्ध जादूगर था, फिर भी वह अभी तक शहर में कोई निषिद्ध जादू नहीं कर सका था। यदि ऐसा होता तो मो फैन को इस चुनौती से बचने का कोई कारण नहीं दिखता। अध्याय 2930 अंधेरी दुनिया के अंदर की छोटी सी आग अचानक तेज हो गई। ये धीरे धीरे एक छोटी सी लौ से एक विशाल ज्वालागृह में बदल गया और अंतहीन अंधेरे के बीच भयानक रूप से जल गया। पवित्र छाया प्रेरित क्लार्क ने ज्वलंत शक्ति की अचानक वृद्धि और अंधेरे की उपस्थिति को महसूस किया। उन्होंने मो फैन की ओर देखा और व्यंग्य किया, आप एक अग्नि तत्व निषिद्ध जादूगर हैं। अपनी पहचान को नकारने के लिए आपके पास और क्या बहाने हैं? वेई गुआंग इस दुनिया में शक्तिशाली अग्नि तत्व जादू वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं। मो फैन ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाई, मानो डरावने ज्वालागृह को अपने सीने से लगा लिया हो। बम! ज्वालागृह हर जगह विस्फोट करने से पहले सिकुड़ गया और धधकती लौ की किरण में बदल गया। कोई चौंका देने वाली ऊर्जा की लहर को असीम अंधकार में दुनिया में फैलते हुए देख सकता है। एक पल के लिए अंधकार में ब्रह्मांड काली लपटों से भर गया। मुझे मूर्ख बनाने के लिए इन युक्तियों का उपयोग करना बंद करो। आप पवित्र शहर के किसी देवदूत की शक्ति की कभी कल्पना नहीं कर सकते। क्लार्क चिल्लाया। अगले ही पल उसकी पीठ के पीछे एक चमकदार पवित्र चक्र प्रकट हुआ। शारजाह के विपरीत क्लार्क के पास एंजल्स विंग्स नहीं था। हालांकि उसकी पीठ पर पवित्र चक्र में एक समान दिव्य शक्ति थी। ये दुनिया पर मो फैन के काले शासन को हटा सकता है। एक पल के लिए दुनिया फिर से अपनी मूल स्थिति में आ गई। मंद रोशनी वाले शहर के अंदर हर जगह लाशें और लोथड़े थे। इमारतें ढह गईं और सड़कें प्रदूषित पानी में डूब गईं। क्लार्क ने पवित्र चक्र को अपनी पीठ पर रखा। होली व्हील पर प्राचीन रून लिखे हुए थे। इसमें अविश्वसनीय बल्कि रहस्यमयी शक्ति समाहित थी।
महासागर के राक्षसों ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। क्लार्क सहजता से मुस्कुराए और मो फैन पर हंसे। केवल मूर्ख ही यह मानते हैं कि उन्होंने अपने साधना पथ में शिखर हासिल कर लिया है। उनसे अनभिज्ञ, उन्हें पर्वत शिखर तक पहुंचने से पहले क्लाउड टेम्पल को पार करना होगा। पवित्र शहर के देवदूत वास्तव में वही हैं जो क्लाउड टेम्पल में निवास करते हैं और दुनिया का कार्यभार संभालते हैं। हालांकि क्लार्क का अभिमान अधिक समय तक नहीं रहा। मूल रूप से उसने सोचा कि उसका पवित्र पहिया मोफैन की शक्ति को दबा सकता है और मोफैन उसके सामने एक बच्चे की तरह डर से कांप जाएगा। क्लार्क को कम ही पता था कि मोफैन इसके बजाय दूसरे रूप में प्रकट हुआ था। मोफैन ने एक विचित्र, पवित्र लेकिन बुरी आभा छोड़ी। क्लार्क चौंक गया। काली लपटें जो पहले ब्रह्मांड में छाई हुई थीं, मोफैन से आई थीं। उसके बाल काली लपटों में लहरा रहे थे। उसकी त्वचा काली पिघली हुई थी आग। उसकी आंखें, चेहरा, शरीर और उसकी भुजाएं काली लपटों में जल रही थीं। एक पल के लिए क्लार्क को ऐसा लगा जैसे मोफैन नरक से आया ज्वाला दानव राजा था, जबकि वह सूर्य से आया हुआ पवित्र ज्वाला लड़का था। अंधेरी दुनिया बर्फीली ठंडी हवा से भर गई थी। माहौल अजीब था। इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए और ठंडे पसीने से तरबतर कर दिया। अग्नि शक्ति बढ़ गई। बहुत गर्मी थी। ऐसी चिलचिलाती गर्मी में कोई भी तेजी से पिघल जाएगा। प्रतिकारक ऊर्जा पूरी तरह से संयुक्त हो गई और एक जादूगर पर पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। यह दृश्य अविश्वसनीय था। काली लपटों के बीच में एक चौड़ी मुस्कुराहट दिखाई दी। भले ही क्लार्क एक निषिद्ध जादूगर था, फिर भी वह घबराकर कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। काली लपटें फैल गईं और क्लार्क के आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। मिश्रित रक्त वाले क्लार्क अपने पवित्र चक्र को घुमाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि उनके आसपास का वातावरण बुरी काली लपटों से घिरा हुआ था। शहर एक बार फिर गायब हो गया। क्लार्क मोफैन के पूर्ण निषिद्ध दायरे में गिर गया। यह क्षेत्र कई स्तरों वाले एक विशाल नरक जैसा था। क्लार्क इससे मुक्त नहीं हो सके। क्लार्क गंभीर लग रहे थे। उन्हें दी गई जानकारी के अनुसार वेई गुआंग एक उत्कृष्ट अग्नि तत्व जादूगर थे। उनका अग्नि तत्व रूढ़िवादी था और बैंगनी रंग का था। हालांकि क्लार्क ने जिन लपटों का सामना किया वे रूढ़िवादी नहीं थीं। वे दुष्ट और भयावह थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह अन्य तत्वों के साथ मिल गया हो। परिणामस्वरूप काली लपटें अधिक आक्रामक और शक्तिशाली हो गईं। पवित्र चक्र के घूमने को पवित्र रूनों द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन काली लपटों ने इसे घेर लिया। वह किस प्रकार की शक्ति है? क्लार्क को आश्चर्य हुआ। क्लार्क ने काली लपटों के आसपास काम करने की कोशिश की। उसने ऐसी अग्नि तत्व शक्ति का कभी सामना नहीं किया था। यदि ये तथ्य न होता कि वह एक निषिद्ध जादूगर था, तो संभवतः वह इस तरह के हमले के विरुद्ध अपनी रक्षा नहीं कर पाता। होली व्हील लाइट कट।